Now, this is a question paper of ABVMU of MBBS 2020 Supply batch. This question paper is Anatomy Paper 2 Part 1. This exam was conducted on the 24th of May 2022, which was Tuesday, and it's of 50 marks because it's only part 1 of paper 2. So the questions here was 20 marks question. Imagine the question was on kidney. Describe kidney under the following headings. Such questions are called structured long questions. It has 4 subparts of 5 marks each. Describe external features. Now this I'm not going to explain it to you right now because I already have a video regarding all the external features, coverings, blood supply, site determination, and everything about the kidneys. I have made videos. I'll attach the link. You can watch it from there. Relations of the right and left kidneys, again very super important. For this also I have made a video. You can watch it from there. All of these videos you will find it in my playlist on abdominal anatomy. तो राइट एंड लेफ्ट किडनी के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन सुपर इंपॉर्टेंट है. वाइवा वोसी में भी पूछते हैं, एमसीक्यूज में भी पूछते हैं, कभी कभार इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन. तो भाई ये बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ के जाना. कवरिंग्स ऑफ द किडनी एंड इट्स ब्लड सप्लाई अभी बताया मैंने. कवरिंग्स ऑफ द किडनी ही करके टाइप करोगे, बाय डॉक्टर सैम टाइप करोगे गूगल में, यू विल फाइंड इट, यू कैन वॉच इट. एंड देन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, भाई ये है रिगार्डिंग द हिस्टोलॉजी. तो जब भी ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो इसमें एक ना एक हिस्टोलॉजी या एम्ब्रोलॉजी का क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया जाता है. तो रिगार्डिंग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो मैं ये इमेज तुम्हें दिखला देता हूँ. सो दिस इमेज इज ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी. तो क्या क्या दिखेगा इसमें, इनफैक्ट क्या क्या दिखलाना है तुमको इसमें, बिकॉज दिस इज अ डायग्राम दैट यू हैव टू ड्रॉ. सो यू नो रीनल कॉर्पसल्स तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तुम्हें बनानी ही है. तो इसमें ऐसे दिखेगा, यू नो इट हैज़ अ बाउमेंस कैप्सूल ऑन आउटसाइड, राइट. सो द बाउमेंस कैप्सूल होगा जिसमें अंदर की तरफ यू विल हैव इज ग्लोमेरुलस. तो बाउमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में जो स्पेस होगी उसको बाउमेंस स्पेस कहते हैं, वो भी दिखला देना इसमें. और क्या है, मीजेंजियम इज लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलस, वो भी इसमें यहाँ पे दिखला जाएगा. क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स विद लॉट ऑफ मोर ऑफ सेल्स इन द लाइनिंग एपिथेलियम. और साथ साथ इसके आसपास जो इस तरह से तुम्हें ये सिंपल कोलुमना टाइप ऑफ सेल्स लाइनिंग ऐसे ना आए, दो वो क्या है, 2000 पीसीटीज और डीसीटीज, वो तुम्हें दिखला देनी है. और ब्लड वेसल्स भी दिख जाएंगी इसमें, ठीक है. दीज आर ब्लड वेसल्स, जो ऐसे स्पेसेस दिख रही हैं वो उसमें ब्लड वेसल्स दिखला देना. ग्लोमेरुलस हो गई, ब्लड वेसल हो गई, ठीक. कुछ जगह ये कलेक्टिंग डक्ट्स भी दिखला देना. ज़रूरी नहीं है कि फील्ड ऑफ व्यू में इफ़ यू आर एक्चुअली लुकिंग 100x में या 10x में या 20x में, तो जैसे जैसे आप उसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाओगे तो ज़्यादा चीज़ें दिखेंगी. तो तुम्हें तो बनाना है इन केस ऑफ थ्योरी एग्जाम, तो यू हैव टू ड्रॉ राइट ऑल दोज कलेक्टिंग डक्ट्स एज वेल. और वहाँ पे लिख देना दैट कलेक्टिंग डक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड डक्ट्स ऑफ बेलिनी. और द कॉर्टिकल टिश्यू इन बिटवीन द रीनल पिरामिड इज कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टिन. ये दो नाम जरूर लिख देना उसमें, ठीक है. बाकी एक बार बुक से भी देख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. इसमें है बाइल डक्ट. तो भाई बाइल डक्ट का तुम्हें पूरा वो एक्स्ट्रा बिलियरी एपरेटस का डायग्राम बना देना. उसमें राइट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म द बाइल डक्ट. उसमें सिस्टिक डक्ट जुड़ती है तो वो कॉमन बाइल डक्ट बन जाता है. और वो पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ सेकंड पार्ट ऑफ द डूडनम में एम्पुला ऑफ वाटर जिसे कहते हैं, वहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडी बना देना उसमें. और वो मेजर डूडनल पैपिला पे इनर कर्वेचर यानी कि टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द डूडनम के फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पे खुलेगा, ठीक. अब उसके सुपराडूडनल, बिकॉज इट्स पासिंग फ्रॉम बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डूडनम, तो सुपराडूडनल, रेट्रोडूडनल और इंफ्राडूडनल रिलेशंस बना देना, ठीक है. अब इसमें गैस्ट्रोडूडनल आर्टरी और पोर्टल वेन का रिलेशन भी दिखला देना. और बाइल डक्ट का एक्चुअली डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, एटलीस्ट यूरेटर से तो ज़्यादा होता है, अराउंड 6 मिलीमीटर तक हो जाता है इसका डायमीटर बाइल डक्ट का. देन टॉकिंग अबाउट द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस,
तो डिसेंट ऑफ द टेस्टिस, वैसे तो वो डायग्राम बनाना ही है तो मैं बुक से भी रीड करना है, मे बी इफ़ यू आर रिवाइजिंग ओनली, तो याद रखना कि भाई वो 3 मंथ्स में स्टार्ट हो जाता है डिसेंट होना, और 3 मंथ से लेके वो गुबर्नाकुलम इज अटैच टू द लोअर पोल ऑफ द गोनाड्स, दैट इज द टेस्टिस, और इवन इन ओवरीज ऑल्सो दैट इज गुबर्नाकुलम। तो गुबर्नाकुलम के रास्ते से बिकॉज एज देर इज डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द फीटस, तो गुबर्नाकुलम शॉर्टनिंग होती जाती है और फिर वो रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस के थ्रू होते हुए पहुंचता है फाशा ट्रांसवर्सालिस के पास, वहाँ डीप इंग्वानल रिंग मिलता है, वहाँ से ये डीप इंग्वानल रिंग पे पहुंच जाता है 7th मंथ पे। 7th मंथ में क्या करता है, पूरा को पूरा इंग्वानल कैनाल ट्रेवर्स करता है। इंग्वानल कैनाल ट्रेवर्स करने के बाद जब सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग पे पहुंचता है, वहाँ 8वें महीने पे पहुंच जाता है। तो 8 के बाद 8वें महीने या 9 महीने के अंदर अंदर ये बाहर आ जाता है विद इन दी स्क्रोटम। सो बाय द टाइम ऑफ बर्थ शुड हैव एक्चुअली डिसेंडेड डाउन इनटू द स्क्रोटम। और जब ये डिसेंड करता है तो एक पॉइंट ज़रूर लिखना कि अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम ऑल्सो इज पिंच्ड अलॉन्ग विद द डिसेंडिंग टेस्टिस। सो टेस्टिस जब डीप इंग्वानल रिंग से अंदर घुसती है इंग्वानल कैनाल में, तो उसके साथ पैराइटल पेरिटोनियम भी चला जाता है, तो उसको कहते हैं प्रोसेसेस वेजाइनालिस। तो वो भी पूरे रास्ते नीचे स्क्रोटम तक जाता है। तो वो नीचे जाके एडल्ट्स में क्या होता है, आफ्टर बर्थ क्या होता है कि प्रोसेसेस वेजाइनालिस दैट कवर्स द टेस्टिस दैट फॉर्म्स द ट्यूनिका वेजाइनालिस, रेस्ट ऑफ द पोर्शन डीजेनरेट्स। और अगर वो पेटेंट रहेगा रास्ता तो वो हाइड्रोसील बना लेगा, ठीक है, कंजेनाइटल हाइड्रोसील हो जाएगा, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी टू द ट्यूनिका वेजाइनालिस हो जाएगा, तो इट विल बी अ कंजेनाइटल टाइप ऑफ हाइड्रोसील। तो ये सब पॉइंट्स इसके बारे में लिखना। एंड गुबर्नाकुलम के बारे में एक लाइन ज़रूर लिख देना, दैट इट एक्ट्स एज अ टॉर्च बियरर फॉर द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, तो वो मार्ग दिखलाता है कि टेस्टिस को किस रास्ते से व्हाट path the testis has to travel to descend down into the scrotum. That path is shown by the gubernaculum. फिर आता है क्वेश्चन है 2C, दैट इज एपिप्लोइक फोरामेन। तो भाई एपिप्लोइक फोरामेन जो है वो बना सकते हो आराम से, ठीक है। लेसर ओमेंटम की जो लोअर एज है उसके नीचे पाया जाता है, ठीक है। और लेसर ओमेंटम का लोअर एज एक्चुअली जो है वो डूडनो हिपैटिक और हिपैटोडूडनल लिगामेंट से बना हुआ होता है, उसके नीचे पाया जाता है। इट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्रेटर एंड द लेसर सैक, और कभी कभार इसमें लूप्स ऑफ इंटेस्टाइन अंदर जा सकते हैं। एंड इनफैक्ट इट इज़ द कॉमनेस्ट इंटरनल हर्निया, ठीक है। और एक और रोल ये है कि जो लेसर वेंटम का फ्री एज है उसमें से पोर्टल वेसल्स, बाइल डक्ट और हिपैटिक आर्टरी जाती, तो उसको क्लैम्प करते हैं इन केस ऑफ रिसेक्शन ऑफ द लिवर, तो उसको प्रिंगल्स मैन्योर कह देते हैं, वो भी यहीं पे इस्तेमाल होता है, तो इसको फोरामेन ऑफ विंसलो भी कहते हैं, ठीक है। बाकी और रिलेशंस देख लेना, क्योंकि क्या है कि डूडनम के फर्स्ट पार्ट के रिलेशन भी इसके रिलेशन में काउंट होते हैं, ठीक है। वही गैस्ट्रोडूडनल आर्टरी, बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, एंट्रो इंफीरियरली कह सकते हो। और ऊपर इसमें जो है ना कॉर्डेड लोब ऑफ द लिवर भी आ जाएगा, एक बार इमेजेस देख लेना इसकी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2D रेक्टस शीथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बताया जाता है पहले से। रेक्टस शीथ जो बनती है वो इट कवर्स दिस रेक्टस एब्डोमिनिस एंड पैरामिडालिस। ये तीनों जो एंट्रोलेटरल मसल्स हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड ट्रांसवर्सस की एपोनेुरोटिक एक्सपेंशन से बनती है। आगे वाली में कंप्लीट एक्सटर्नल ऑब्लिक की होती है एपोनेुरोसिस throughout from xiphisternum down below to the pubis. इंटरनल ऑब्लिक इसकी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लमाइना स्प्लिट होती है, तो एंटीरियर लमाइना तो कवर करती है, एंटीरियर वॉल में इंटरनल ऑब्लिक कंट्रीब्यूट थ्राउट दी लेंथ करती है फ्रॉम xiphisternum to pubis, बट पोस्टीरियरली जो है ये मेनली इन द मिडिल पोर्शन पाई जाती है, बिकॉज पोस्टीरियरली अपर पोर्शन में वही 5, 6, 7 कार्टिलेजेस होती हैं, कोस्टल कार्टिलेजेस। मिडल पोर्शन में ये पोस्टल लाइन ऑफ इंटरनल ऑब्लिक, और लोअर पोर्शन में इट इज डेफिशिएंट, देयर इज एन आर्क्वेट लाइन दैट इज द फोल्ड ऑफ रेक्टस शीथ, जिसकी वजह से वहाँ से ये आगे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। बाकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस की एपोनेुरोसिस का कंट्रीब्यूशन अगेन पोस्टीरियर मिडिल पोर्शन में होता है, बिकॉज पोस्टीरियर अपर पोर्शन में कोस्टल कार्टिलेजेस होती हैं 5, 6, 7, और मिडिल पोर्शन में ये पार्टिसिपेट करती है एपोनेुरोसिस, लोअर पोर्शन में नहीं होती, डेफिशिएंट होती है आर्क्वेट लाइन की वजह से। तो that again continues in front to contribute to the lower portion of the anterior wall of the rectus sheath। तो देखा जाए तो rectus sheath की thickest wall है वो है anterior lower 1/4 ऑफ द rectus sheath, anterior wall in the lower 1/4, वो काफ़ी टफेंड और थिकेंड होगी, क्योंकि तीनों मसल्स का कंट्रीब्यूशन उसमें आता है।
तो फॉर्मेशन बता दोगे, देन यू विल टॉक अबाउट द लेटरल मार्जिन ऑफ द रेक्टस शीथ इज कॉल्ड द लीनियस एमेलोनारिस। दो मसल हो गई, आर्टरीज क्या होंगी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, नीचे से इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज होंगी, और साथ साथ जो थोरैको एब्डोमिनल आर्टरीज आती हैं, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज का ही कंटिन्यूएशन है, तो वो भी इसमें आ जाएंगी 6 to 12। और थोरैको एब्डोमिनल नर्व्स भी होंगी इसमें, दोज आर लाइक T7 to T12, बट रिमेंबर L1 इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व डज नॉट इंटर्स द रेक्टस शीथ, इट स्टेज आउट ऑफ द रेक्टस शीथ। और L1 से जो इलियो इंग्वानल आ रही है वो तो इंग्वानल कैनाल में चली जाती है, वो क्यूटेनियस कब होती है, आफ्टर इट इमर्जेस आउट ऑफ द सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग। फैटिक्स भी होंगे भाई, बता देना उसके अंदर, ठीक है। अब रेक्टस मसल को तो इतना डिस्क्राइब करना ही नहीं है, बट डायग्राम बनाओगे तो बस लिख देना कि एंटीरियर ऑफ द रेक्टस शीथ एक्चुअली जो है वो पील ऑफ नहीं कर पाते हैं रेक्टस शीथ से, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज fibrous intersections in the muscle which are actually reaching into half the thickness of the muscle। इस वजह से रेक्टस शीथ के जो एंटीरियर फाइबर्स होते हैं वो सेगमेंटल होते हैं, बट पोस्टीरियर फाइबर्स आर कंटिन्यूस। हाँ, पर्पस भी पूछ सकते हैं कि भाई रेक्टस शीथ होती किस लिए, टू असिस्ट इन कंट्रैक्शन ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनिस। तो अगर सैगी होगी रेक्टस शीथ तो रेक्टस एब्डोमिनिस के कंट्रैक्शन में इफेक्ट नहीं आएगा ज़्यादा। To make it more effective contraction of the rectus abdominis, rectus sheath has a great role so as to compartmentalize this muscle and bring about its effective contractions। पायरिमिडालिस जो इसके अंदर होती है उसको कहा जाता है, एक्चुअली वो प्यूबिक बोन से राइज करती है और लीनिया अल्बा पे अटैच हो जाती है, ठीक है, बिकॉज बोथ राइट एंड लेफ्ट रेक्टस शीथ होती है, बायलेटरल रेक्टस एब्डोमिनिस को कवर करती है। तो इन द मिड लाइन दो फाइबर्स ऑफ दिस रेक्टस शीथ दे एक्चुअली डिकसेट टू फॉर्म अ वाइटनिंग बैंड, एक्चुअली दैट्स कॉल्ड लीनिया अल्बा फ्रॉम ज़िफिस्टर्नम टू प्यूबिस सिम्फाइसिस। तो ये जो लीनिया अल्बा है उसके जो लोअर एंड है वहाँ पे पायरिमिडालिस इंसर्टेड होती है। सो एक्चुअली पायरिमिडालिस इज सपोज्ड to strengthen this linea alba। सच मानो तो रेक्टस शीथ का असली रोल क्वाड्रपेड्स में होता है, दोज four-legged animals where the belly is downwards facing towards the gravity, वहाँ पे रेक्टस शीथ और रेक्टस एब्डोमिनिस मसल का ज़्यादा रोल होता है। एनीवेज तुम एक बार बुक से भी रीड कर लेना इसको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, all of the following are derivatives of mesonephric duct except vas deferens, seminal vesicles, Gartner's duct, uterine tubes। तो भाई देखो, mesonephric duct is also called Wolffian's duct। पहली चीज, मीजोनेफ्रिक डक्ट से मेल जेनाइटल सिस्टम डिराइव होता है, जिसमें बनते हैं क्या क्या, मेनली epididymis, vas deferens, seminal vesicles, ejaculatory ducts। तो vas deferens and seminal vesicles तो कवर हो गए इसमें। सेम सिस्टम degenerates in females, this mesonephric duct degenerates in females to form the Gartner's duct। तो देखा जाए तो Gartner's duct भी बनता किससे है, mesonephric duct से ही बनता है। तो यूटराइन ट्यूब यहाँ पे आंसर होगा, बिकॉज यूटराइन ट्यूब is formed by the paramesonephric duct, also called as Mullerian duct। उससे बनता है fallopian tubes, uterus and upper one-third of the vagina। In females, male embryos में because of the presence of Y chromosome there is Mullerian inhibiting substance। उससे क्या होता है, ये पूरा पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का स्ट्रक्चर डिजेनरेट कर जाता है। Only the cranial and caudal ends of this paramesonephric duct persist in males in the form of epididymis of testis, which is also called hydrated of Morgagni, that is the cranial remnant of paramesonephric duct in males। Then the caudal and the lower end of the paramesonephric duct in males persist in the form of prostatic utricle, that is also called as male homologue of female uterus and vagina, that is present there in the prostate, prostatic utricle कहते हैं। Question number 3B, lumen of urinary bladder is lined by which type of epithelium? Transitional epithelium, squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium। So easy type of question, you know the lining epithelium of the urinary system means the conductive passage of the urine right from the renal pelvis, that includes major minor calyces, renal pelvis, ureter, urinary bladder,
and the prostatic urethra. Up till here, the lining epithelium will be transitional epithelium, and that's why this epithelium is also called urothelium. Question number 3C. Appendices epiploicae is a feature of duodenum, stomach, colon, jejunum. सो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, देख लेना इसको एब्डोमिनल एनाटमी की प्लेलिस्ट में. दैट अपेंडिसेस एपिप्लोइके इज अ फीचर ऑफ कोलॉन, मीन्स इट्स अ फीचर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. बट रिमेंबर, अपेंडिसेस एपिप्लोइकम लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होती हैं और किस में नहीं होती हैं? तो सीधी सी बात है, अपेंडिक्स में तो होती नहीं है. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में अपेंडिसेस एपिप्लोइकम ये होती हैं सीकम से स्टार्ट होती हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन तक होती हैं. तो कभी पूछा जाता है कि कहाँ नहीं पाई जाती, तो रिमेंबर रेक्टम पे तो अपेंडिसेस एपिप्लोइकम नहीं होंगी क्योंकि टीनिया नहीं होती वहाँ पर. देन दूसरी चीज़ ये है कि मैक्सिमली कहाँ पाए जाते हैं अपेंडिसेस एपिप्लोइकम, तो रिमेंबर ट्रांसवर्स कोलन के ऊपर और सिग्मोइड कोलन के ऊपर अपेंडिसेस एपिप्लोइकम ज़्यादा पाए जाते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपेंडिसेस एपिप्लोइकम ऑल्सो हैव देयर ओन ब्लड सप्लाई. Their fat-filled bodies covered by visceral peritoneum attached to the margins of tinea coli. ग्रॉस स्पेसिमेन दिखाया है वीडियो में और समझाया है, वहाँ से इसको देख लेना अच्छे से. देन inferior margin of falciform ligament contains ligamentum venosus, ligamentum teres hepatis, urorenal ligament, median umbilical ligament. तो भाई इसका भी आसान सा जवाब है भाई, इट इज़ लिगामेंटम टेरिस हिपैटिस. याद रखना कि द लोअर फ्री एंड ऑफ द फाल्सिफॉर्म लिगामेंट कैरीज द अम्बिलिकल वेन which degenerates to form the ligamentum teres hepatis. Question number 3E. False statement regarding Meckel's diverticulum is, it is found in 2 to 4% of the population. It lies approximately 40 to 60 centimeter from the ileocecal valve on the anti-mesenteric border of the ileum. Anti-mesenteric border of the ileum तो सही बात है, but it is actually 2 feet proximal to ileocecal valve. 2 फीट का सेंटीमीटर में अगर देखो तो कितना होगा? 2 फीट का मतलब हो गया 24 इंचेस और 1 इंच होती है 2.5 सेंटीमीटर. तो 24 इंटू 2.5 करोगे तो हो जाएगा 48 प्लस 12 यानी 60 सेंटीमीटर. तो देखा जाए तो ये भी गलत नहीं है, लगभग सही है, 40-60 सेंटीमीटर लिखा है. देन डेवलप्स फ्रॉम द मीजोनेफ्रिक डक्ट, ये बिल्कुल बकवास बात है. देन डी इज इट मे कंटेन गैस्ट्रिक म्यूकोजा, लिवर और पेनक्रियाटिक टिश्यू, ये भी सही बात है. ठीक है, पेप्टिक अल्सर्स भी हो जाते हैं इसमें मीकल्स डायवर्टिकुलम में. तो अभी तुमको ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था डेरिवेटिव्स ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट. तो तुम्हें याद रखना है कि इसमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा सी. रिमेंबर दैट मीकल्स डायवर्टिकुलम इज actually a remnant of vitelo-intestinal duct. Question number 3F. Deepest fornix of vagina is anterior fornix, posterior fornix, right lateral fornix, left lateral fornix. इसमें तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि posterior fornix is the deepest fornix because remember vagina की anterior upper wall, that is near the fundus of the vagina, anteriorly there is this external os protruding inside the vagina. तो उसकी वजह से cervix की वजह से upper end of the vagina is like folded around to the cervix such that there are fornices created. तो एंटीरियर वजाइनल फॉर्निक्स बहुत ही शैलो होगा, पोस्टीरियर डीपेस्ट होता है एंड राइट एंड लेफ्ट जो लेटरल होगा वो लेस डीप होगा. आंसर हियर विल बी पोस्टीरियर फॉर्निक्स. It is at a distance of around 11 centimeters from the vaginal opening. The anterior fornix is at a level of around 9 centimeters from the vaginal opening. Question number 3G. The following statement concerning an indirect inguinal hernia are correct except
गलत क्या है इंगोनल हर्निया के रिलेशन में? इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एब्डोमिनल हर्निया। देखो, इनडायरेक्ट इंगोनल हर्निया बहुत कॉमन तो नहीं है, बच्चों में कॉमन होता है ये, चाइल्डहुड एज ग्रुप में। द नेक ऑफ द हर्नियल सैक लाइज मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये बात तो गलत हो गई, चूंकि hernial sac lies lateral to the inferior epigastric artery in case of indirect inguinal hernia. The sac is the remains of the processus vaginalis. ये बात भी सही है, बिकॉज इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया में जो सैक होता है वो प्रोसेसस वजाइनालिस से ही बनता है। द हर्नियल सैक कैन एक्सटेंड इनटू द स्क्रोटम, बिल्कुल सही बात है ये। अगर पोस्ट नेटल देर इज नॉट क्लोजर ऑफ प्रोसेसस वजाइनालिस, इट कैन कंटिन्यू इनटू द स्क्रोटम इन द फॉर्म ऑफ हर्नियल सैक। तो देखा जाए तो इसमें एक्चुअली दो स्टेटमेंट गलत हैं, ए और बी। तो दोनों में से बी इज मोर इनकरेक्ट, सो द आंसर विल बी बी। मोर मीन्स इट्स श्योर शॉट a wrong statement, so the answer will be B. However, let me tell you about this direct and indirect. The indirect inguinal hernia is common in childhood age group, or it may be present congenitally in a male child. But direct inguinal hernia is more common in the elderly males, especially those suffering from chronic cough, and femoral hernia is more common in females. Question number 3H. The following structures are present within the right free margin of lesser omentum except, अभी बताया था इसके बारे में भी ऊपर, when I was talking about the epiploic foramen, then I discussed about this lower free border of the lesser omentum, ठीक, that actually faces towards the right. That's why they have mentioned is the right free margin of the lesser omentum. तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? पोर्टल वेन होती है, हिपैटिक आर्टरी होती है, बाइल डक्ट होता है। So the choices here are portal vein, bile duct, hepatic vein and hepatic artery. So सीधी सी बात यह है कि पोर्टल वेन होती है, बाइल डक्ट होता है, हिपैटिक वेन नहीं होती है, हिपैटिक आर्टरी होती है। So the answer here will be C, the hepatic vein. Remember that hepatic veins are very strong veins, large veins, but very small in size. And you cannot see them. They're actually the strongest support for the liver, through which the liver clinches and grasps the IVC. So remember, there are three hepatic veins, right, left, and the middle hepatic veins, as well as you have small hepatic veins as well. Like caudate lobe has its own hepatic vein. So all of them, they drain directly into the IVC, and IVC actually encroaches through the substance of the liver. So you cannot see the hepatic veins unless you detach the liver from the inferior vena cava. Question number 3I. Viscera forming stomach bed are separated by lesser sac except, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेफ्ट सुपरारीनल ग्लैंड पाया जाता है स्टमक बेड में सेपरेटेड बाय द लेसर सैक। राइट किडनी हो ही नहीं सकता। लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम होगा। स्प्लीनिक आर्टरी होगी। तो भाई सीधी सी बात है, राइट किडनी तो बहुत दूर हो गई ना। राइट किडनी का पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द स्टमक से कोई रिलेशन ही नहीं है। सो द आंसर हेयर विल बी द राइट किडनी। मुझे लग रहा था इसमें चॉइसेस में वन ऑफ द चॉइस वुड बी स्प्लीन, तो अच्छा क्वेश्चन बनता, because spleen is one of the structures found in the bed of the stomach, but it is not separated by the lesser sac. Rather, spleen is found in the bed of the stomach, but it is separated from the posterior wall of the stomach by the greater sac. ये peculiar point है, नोट कर लो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है फिर कभी। Then question number 3J. During cholecystectomy, if scissors accidentally entered the tissues immediately posterior to the epiploic foramen, immediate cause of profuse bleeding is most likely due to rupture of which vessels? Aorta, superior mesenteric vein, portal vein, inferior vena cava. ये अच्छा क्वेश्चन है
और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका था इन 5 मार्क्स क्वेश्चन ऊपर जब मैंने डिस्क्राइब किया था एपिप्लोइक फोरामेन में। तो याद रखना कि भाई इसके इमीडिएट पोस्टीरियर रिलेशन में, यानी कि एपिप्लोइक फोरामेन के इमीडिएट पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आता है, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो अगर जल्दबाजी में सीजर डाल दी एंड इफ इट्स अ पॉइंटेड सीजर देन इट माइट परफोरेट द inferior vena cava. Answer here is D, inferior vena cava, and it is done.